दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में समस्त नियम कानूनों को लागू कौन करता है? क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक कौन होता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की जानकारी लेंगे। तो आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कार्यपालिका के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हम पहले ही वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। उनका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखें। यहाँ हम बात करते हैं अभी कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका देश के प्रशासन, विधियों का पालन, नीतियों का निर्धारण, कानून व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने जैसे कार्यों के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संघीय कार्यपालिका के 3 प्रमुख अंग होते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसलिए यहाँ हम उनके बारे में संक्षेप में कुछ बातें जानेंगे। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं, जिनके प्रमुख कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों पर सहमति देना, अध्यादेश जारी करना इत्यादि होता है। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के मुख्य सेनापति होते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं और वरीयता क्रम में इनका स्थान हमेशा प्रथम होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति देश की कार्यकारिणी का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करते हैं। उपराष्ट्रपति को सांसदों के संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प के द्वारा पदच्युत किए जाने का प्रावधान है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार राज्य प्रमुख सरकार प्रमुख न होकर मात्र संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्यों से ही लिए जाते हैं। अगर बात करें मंत्रिपरिषद के गठन की, तो प्रधानमंत्री के पद पर आते ही यह परिषद गठित हो जाती है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर मूल संविधान में कोई रोक नहीं थी, लेकिन संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। मंत्रियों की श्रेणियां। संविधान मंत्रियों की श्रेणियां निर्धारित नहीं करता है। हालांकि कुल 3 तरह के मंत्री माने गए हैं। कैबिनेट मंत्री, ये सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्री होते हैं। इनसे ही कैबिनेट का गठन होता है। ये अपने मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं। इन्हें कैबिनेट की बैठक में बैठने का अधिकार होता है। राज्य मंत्री, ये द्वितीय स्तर के मंत्री होते हैं। सामान्यतया इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है। इन्हें कैबिनेट बैठक में बैठने का अधिकार भी नहीं होता है। उप मंत्री कनिष्ठतम मंत्री होते हैं। इनका सृजन कैबिनेट या राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा संसदीय सचिव भी होते हैं, जो सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य होते हैं। ये मंत्रियों की संसद और समितियों में कार्य करने में सहायता करते हैं। ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने सामान्यतया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों शब्दों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं। मंत्रिपरिषद एक संयुक्त निकाय है, जिसमें 1 या 2 या तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। यह बहुत कम बैठता है और निर्णय लेता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं और यही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इसके द्वारा स्वीकृत निर्णय अपने आप
मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत मान लिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कार्यकारी सरकार किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। बहुमत समाप्त होने पर मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के उपरांत या प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में कार्यकारी सरकार अस्तित्व में आती है। यह एक अंतरिम प्रकृति की सरकार होती है जो तब तक रहती है जब तक नई मंत्रिपरिषद शपथ न ले। यह सरकार कोई प्रमुख नीतिगत या वित्तीय निर्णय नहीं ले सकती है क्योंकि उस समय लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है। यह सिर्फ दैनिक प्रशासन चलाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक ऐसे पद के बारे में जो कि भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैबिनेट सचिव की। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का वरिष्ठतम सिविल सेवक होता है। यह सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय और भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदेन प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद होता है जो भारत के वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर होता है। यह पद सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। कैबिनेट सचिव के प्रमुख कार्यों में शामिल है सचिवालय का प्रमुख होना, केंद्र सरकार का मुख्य समन्वयक होना, सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता करना, नियुक्ति समिति और सचिवों की समिति की अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह देना, कैबिनेट बैठकों का एजेंडा तैयार करना और संकट काल में प्रशासन को निरंतरता और स्थिरता प्रदान करना। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजनयिक पासपोर्ट के पात्र होते हैं। कैबिनेट सचिव का आधिकारिक निवास 32 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली में है, जो कि एक टाइप 8 बंगला है। इस रैंक में वेतन और परिलब्धियां वेतन स्तर 18 की हैं, जो कि सेना प्रमुख के बराबर होती है। अगर बात करें इनके वेतन की तो वर्तमान में इनका वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है। वरीयता क्रम में कैबिनेट सचिव सभी सरकारी अधिकारियों से ऊपर सूचीबद्ध होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।